बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन आगाज करेंगे हंगू से। हंगू जहां 2 धमाके किए गए, अफसोसनाक बात है, लेकिन हमने दहशत गर्दों की अक्सर ये हिकमत अमली देखी है। यही हिकमत अमली हमने कारसाज में देखी, पाकिस्तान में कई मकामात पर देखी। उन्होंने हंगू में भी पहला धमाका किया। जब पुलिस ऑफिशियल्स पहुंच गए और वहां पर तफ्तीश का आगाज हुआ कि क्या हुआ है, तो दूसरा धमाका किया गया। और दूसरे धमाके में वहां एसपी असद जुबैर शहीद हो गए हैं। उनके साथ दीगर 2 अहलकारों ने जाम शहादत नोश किया है। और ये वारदात अंजाम दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ कमोबेश इतनी ही बड़ी तादाद में, कभी ये नंबर बलूचिस्तान में ज़्यादा होता है, कभी केपी में ज़्यादा होता है। तो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, हुए हैं, और दोनों जगहों पर तवज्जो शदीद अशद तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूसरा, लब्बैक पर पाबंदी के हवाले से बात करेंगे। इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस सिलसिले में मैं तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन डकी भाई का केस, डकी भाई के केस में क्या हुआ है, आज अदालत में क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं आपके सामने तमाम की तमाम रख देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या। देखिए, डकी भाई के केस में आपने सोशल मीडिया पर खबरें देखी होंगी कि डकी भाई को सज़ा हो गई। डकी भाई को सज़ा हो गई 7 साल की। डकी भाई को जुर्माना हो गया 10 करोड़ रुपए का। बिल्कुल गलत। डकी भाई को अभी कोई सज़ा नहीं हुई है। सज़ा कब होती है? जब मुकदमा पूरा चल जाता है, अदालत सारा केस सुन लेती है, शवाहिद का जायजा ले लेती है, गवाहों के बयानात हो जाते हैं, और फिर उसके बाद इफ फाउंड गिल्टी, जुर्म साबित हो जाता है, तो सज़ा होती है। तो ये होता है पूरा ट्रायल। डकी भाई केस में अभी ट्रायल हुआ ही नहीं, ट्रायल भी नहीं हुआ। तो डकी भाई के केस में अभी चालान जमा हुआ है और ट्रायल कब होगा? गालिबन 3 नवंबर वो तारीख है कि जब से ट्रायल होगा। अभी इस वक्त डकी भाई जेल में हैं। उनकी अहलिया अरूब जतोई वो जमानत पर हैं, और इसमें 3 पुलिस के मुताबिक उनके मुजरिम हैं जिनको उन्होंने चालान में गिल्टी लिखा है। डकी भाई, साद रहमान डकी भाई, उनकी अहलिया और मैनेजर सुभान, इन 3 लोगों को पुलिस कहती है, कानून नाफिज करने वाले इदारे कहते हैं कि ये मुजरिम है। तीनों का ट्रायल होगा। अब तक डकी भाई के केस में रिकवरी कितनी हुई है? वो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है ना, 10 करोड़ जुर्माना, 10 करोड़ रुपए की ऑफिशियल रिकवरी हो चुकी है, ऑफिशियल रिकवरी। इसके अलावा डकी भाई का केस इसलिए बहुत दिलचस्प है कि मुबैना तौर पर डकी भाई से पैसे पकड़ने के इल्जाम में, रिश्वत लेने के इल्जाम में NCCIA के 2 लोगों को एजेंसियों ने उठाया हुआ है। एक डेप्यूटी डायरेक्टर हैं NCCIA के उस्मान साहब, वो इन 2 लोगों के अलावा हैं। उन्हें भी मुबैना तौर पर उठाया हुआ है। उस्मान साहब की जो अहलियां हैं रोजीना साहिबा, उनको भी उठाया हुआ है। ये सारा का सारा अभी तक हमारे यहाँ सहाफत के तकाजे हैं, मुबैना तौर पर उठाया हुआ है। इनके साथ साथ साबिक डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब, जिन्होंने डकी भाई पर यह केस बनाया था, उनसे भी पूछगछ की गई है। और NCCIA ये कहता है कि ये तीनों लोग गिल्टी हैं। अभी केस चलना है। हमारी एजेंसियां, एक केस डकी भाई पे चल रहा है, एक NCCIA के लोगों पर केस चल रहा है और उनसे तफ्तीश हो रही है। अब अदालत में क्या हुआ मैं आपको बता देता हूं। ये तमाम रुदाद के वहां क्या हुआ है, हमारे दोस्त हैं हुसैन अहमद चौधरी, उन्होंने ये तमाम तर तफसीलात दी हैं। अदालत की रुदाद वो लिखते हैं, NCCIA के डेप्यूटी डायरेक्टर को अब तक बाजियाब नहीं कराया जा सका है, और DSP लीगल ने आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट को ये बताया कि डकी भाई केस की तहकीकात कर रहे थे, ये NCCIA के डेप्यूटी डायरेक्टर उस्मान साहब, और मोहम्मद उस्मान लापता हो गए। इस बात को हो चुके हैं महज 10 रोज। और फिर ये जो उस्मान साहब हैं, इनकी अहलिया रोजीना साहिबा, ये भी मुबैना तौर पर उठा ली गई हैं। राजा रिजवान अब्बासी साहब ने अदालत को ये बताया। एक बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है जो आज मुअज़्ज़िज़ अदालत की जानिब से कहा गया, वो भी मैं अभी आपके सामने रखूंगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को
मुग़बी की तलाश के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है, यानी ये जो डायरेक्टर साहब हैं उस्मान साहब, इनकी तलाश के लिए, और कहा है कि व्हाट्सएप का डाटा चेक करवाया जाए, रिकॉर्ड डाटा जो है वो चेक करवाया जाए, उसका सारा वॉइस रिकॉर्ड भी चेक करवाया जाए। असल मकसद जो है वो आज़म खान साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मामला हल करना है, हम सिर्फ तारीखें नहीं देना चाहते। अदालत ने पुलिस से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। इस समाअत के मौके पर डीएसपी लीगल ने बताया कि लापता डिप्टी डायरेक्टर की तलाश और तहकीकात जारी हैं और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। लापता अफसर डकी भाई के केस की तहकीकात कर रहे थे। इस केस से मुंसलिक दीगर अफसरान भी गायब हैं, यह भी अदालत को बताया गया। डकी भाई केस की मुतल्लिका थाना लाहौर में तहकीकात जारी हैं। 18 अक्टूबर तक का डाटा है और दरख्वास्त गुजार की अहलिया पहले लाहौर फिर इस्लामाबाद में थी। अहलिया का एड्रेस एम्प्रेस रोड लाहौर का है। उसके बाद उनका फोन आ रहा है बंद। तफ्तीशी अफसर को उनके घर भेजा गया तो घर लॉक था और बच्चे भी उनके साथ हैं। वकील राजा रिजवान अब्बासी साहब ने बताया कि आखिरी कॉल दरख्वास्त गुजार को धमकी आमेज आई कि पिटीशन वापस लें, यानी रोजीना साहिबा को उन्होंने पिटीशन कर दी कि मेरे शौहर का पता चलाया जाए, जिस पर जस्टिस आजम खान साहब ने कहा कि मतलब मुस्तकिल पता दरख्वास्त गुजार जो हैं वो लाहौर में रहती हैं, शौहर इस्लामाबाद में रहते हैं। हो सकता है ये जो अहलियाँ हैं रोजीना उस्मान साहिबा वो वालदैन या रिश्तेदारों के पास रह रही हों, उनके घर पर हों। तो इस पर राजा रिजवान अब्बासी साहब ने ये कहा कि ये तो हो सकता है कि वो अपने रिश्तेदारों के घर में रह रही हों, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो मुसलसल अपना फ़ोन भी बंद कर दें और वो पिटीशनर हैं तो वो कुछ भी ना करें, राब्ते में भी ना आएँ और उनके शौहर लापता हों, ये तो नहीं हो सकता। तो अदालत ने कहा कि चेक कर ले, हो सकता है। तो ये हमारी अदालत में हुआ। अब आज़म खान साहब जज साहब जो हैं उनसे पुलिस ने ये कहा कि 1 हफ्ते का वक्त दे दीजिए। अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त मंजूर की और कहा कि हम 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं। केस की समाअत अब होगी अगले जुमे 31 अक्टूबर को, और अगर सीसीटीवी चेक की वॉइस ऐप डाटा मिल जाए तो तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। अदालत में ये कहा गया है। इस केस में 3 लोग लापता हैं NCCIA के। बड़ी बात हो रही है इन पर कि इन लोगों ने डकी भाई से पैसे पकड़े हैं। ये भी कहा जा रहा है कि डकी भाई के घर से इन लोगों ने वैल्यूएबल्स, गैजेट्स, घड़ियाँ, कुछ और चीज़ें, ये अब तक इल्ज़ाम है कि वो भी उठाई गई हैं। अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा इस मामले में। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये डकी भाई का केस है और इस वक्त अगर आप इसको देखें तो डकी भाई से कोई 10 करोड़ रिकवर कर लिए गए। ये नहीं पता अभी कि बाजी या बीजे स्पोर्ट्स जो इल्लीगल जुआ खिलाने वाली एप्लीकेशन है वो डकी भाई को क्या दे रही थी, कितने दे रही थी, उन्होंने डकी भाई को क्या ओहदा दिया हुआ था। लेकिन वसीम अकरम साहब की तस्वीरें मैंने देखी हैं, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में लगी हुई। और अभी थोड़ी देर पहले मैं जो आयशा मंजिल है उसके नज़दीक एक जगह था जहाँ पहले मुक्का चौक था, तो वहाँ ऊपर अपार्टमेंट की बिल्डिंग पे वसीम अकरम साहब की तस्वीर लगी हुई है। कराची में सिविक सेंटर, वहाँ वसीम अकरम साहब की तस्वीर लगी हुई है। और इसी तरह से जो CSD है, जहाँ जब आप काला पुल की तरफ आते तो CSD आप समझते, CSD उसके बिल्कुल सामने वसीम अकरम साहब की तस्वीर लगी हुई है। तो ये सब कुछ हो रहा है, इस पर किसी को तकलीफ नहीं है। वसीम अकरम साहब के केस में मैंने एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, उनसे पूछा, मैंने कहा इन पे केस क्यों नहीं चल रहा? तो उन्होंने कहा कि वसीम अकरम साहब पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, वो पाकिस्तान के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के भी शहरी हैं। तो ये काम उन्होंने बतौर ऑस्ट्रेलियावी शहरी किया है, इसलिए वसीम अकरम साहब पे ये नहीं चल रहा केस। तो मैंने कहा पाकिस्तान के भी शहरी तो इसलिए केस चलना चाहिए। एक, हम अपने शहरी होने के हिसाब से केस चला लें। 2, ये एप्लीकेशन जो जुआ खिलाती है, लोगों को रागिब करती है कि वो अपना पैसा लगाएं इसमें, और ये इलीगल काम कर रही है। डकी भाई के केस में, सिस्ट्रोलॉजी के केस में, बाकी डिजिटल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के केस में अदालत और इदारा हमें ये बता रहा है। तो वसीम भाई के केस में क्या वही तमाम वेबसाइट्स या दीगर लोग वो नहीं देख रहे कि ये काम इलीगल है और ये हमारी सड़कों पर, चौक चौराहों पर बोर्ड्स लगे हुए हैं और इत्मीनान के साथ ये काम हो रहा है? तो बात यह है कि अगर सामने कोई तगड़ा होगा तो हमारा कानून उससे उस तरह से नहीं निमटता।
जिस तरह से डकी भाई से निपटेगा, जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी से निपटेगा। डकी भाई ने कुछ गलत किया है तो सजा मिलनी चाहिए, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। लेकिन क्या कानून की नज़र में डकी भाई और वसीम अकरम में फ़र्क है? तो इसको भी देखना चाहिए। हमारे यहाँ कुछ और क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने इनसे पहले मुआहिदा किया था, बाद में ख़त्म कर दिया, लेकिन ये भी हो चुका है। तो इन तमाम चीज़ों को ढंग से देखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं लब्बैक पर पाबंदी की। ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, ये लब्बैक पर पाबंदी का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है? SRO नंबर फलाना फलाना, वेयर एज द फेडरल गवर्नमेंट हैज reasonable grounds to believe that Tehreek-e-Labbaik Pakistan TLP is connected with and concerned in terrorism. दहशतगर्दी से ताल्लुक भी रखती है, दहशतगर्दी में मुलव्वस भी है। Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 11B, अब इसकी जो नंबर्स वगैरह हैं वो लिखे हुए हैं। कानून कौन सा है ये लिखा हुआ है। जो वफाकी हुकूमत है पाकिस्तान की, उसके अंडर ये ऑर्डर तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को प्रोस्क्राइब कलदम करार देने का ये जारी किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट एंड लिस्ट द अफोरसेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को जिसका तस्करा किया गया है इन फर्स्ट शेड्यूल टू द सेड एक्ट। तो दहशतगर्द तंजीम, कलदम तंजीम लब्बैक को करार दिया गया है। लब्बैक का रिएक्शन हमारे सामने आ गया कि ये गैर आइनी है, इसके खिलाफ फाइट की जाएगी। इसके कुछ स्टेप्स हैं, ये अमल दरामद शुरू हो चुका और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होंगे और फिर लब्बैक पर फाइनली मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी जाएगी। लब्बैक वाले इसको फाइट कर सकते हैं। मामला पाकिस्तान की अदालत में जा रहा है और हक़ समात उनको मिलना चाहिए, मैंने पहले भी कहा था आपसे। और दूसरा, मैं आपको मज़ीद बताऊं कि लब्बैक वाले जो इससे पहले हो चुका, ये भी कर सकते हैं कि नाम बदलें और नाम बदल कर आ जाएं। ये किसी नए नाम से आ भी सकते हैं, हमारे यहाँ पहले भी हो चुका है, अब भी हो सकता है। कुछ तज्जियाकार ये कहते हैं कि रियासत ने फैसला कर लिया है, किसी भी किस्म की शिद्दत पसंद तंजीम की गुंजाइश नहीं है। तो हमने रियासत के पहले भी फैसले देखे हैं, रियासत इससे पहले भी ऐसे फैसले कर चुकी है, लेकिन ऐसे अक्सर लोग जो हैं वो रियासत की, हिंदी में कहते हैं छतर छाया, उसमें आगे बढ़े हैं। अब तवक्को करनी चाहिए कि अगर फैसला कर लिया है तो सिर्फ तहरीक-ए-लब्बैक नहीं। और तहरीक-ए-लब्बैक की जब मैं बात करता हूँ तो मैं अभी इनको तमाम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए कहूँगा कि इनके खिलाफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लॉफुली कंप्लीट हो, तब जब इनको हक़ समात मिले और फिर उसके बाद ये तमाम ग्राउंड्स, तमाम राइट्स अपने बाकायदा एग्जॉस्ट कर चुके हों, उसके बाद भी गिल्टी साबित होते हैं, तो इन पर पाबंदी लगाई जाए, ये लॉफुली काम किया जाए, तब होता है बात। और अगर उसके बावजूद आप कुछ ग्रुप्स को छोड़ देंगे जिनको बाकायदा तौर पर सरपरस्ती हासिल होती है, जिन पर दस्ते शफकत होता है, तो ये ज्यादती होगी तहरीक-ए-लब्बैक के साथ। इस ज्यादती को ज्यादती कहना हक है, ये बाकायदा तौर पर कहना चाहिए। अब जब ये लब्बैक पर पाबंदी की खबरें हमारे सामने चल रही हैं तो अज़मा बुखारी साहिबा, दीगर लोग, ये जियो पाकिस्तान में अज़मा बुखारी साहिबा जियो के मॉर्निंग शो में आज सुबह बात कर रही थी, या दीगर लोग सोशल मीडिया पर नून लीग के लोग बात कर रहे हैं, और वो बात करते हुए साथ में हंगू की सूरत हाल को मिलाकर बात कर रहे हैं कि सुहेल आफरीदी की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत, PTI की हुकूमत क्या कर रही है। देखिए, इनके बारे में तो इदारे कहते हैं ये दहशतगर्दों के सरपरस्त हैं, दहशतगर्दों के साथी हैं, जवाब दें कि वहाँ क्या हो रहा है। जब ये बात हो रही है और फिर हंगू का वाक़या साथ में मिलाया जा रहा है, तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये तमाम लोग PTI की हुकूमत से, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से, सुहेल आफरीदी से जवाब मांगेंगे, लेकिन ये जवाब नहीं मांगेंगे बलूचिस्तान में। वहाँ हमारे सामने अभी मजदूर अगवा हुए हैं और एक हफ्ते में अगर अगवा के वाक़यात की बात की जाए तो दूसरा वाक़या है। इन दो वाक़यात में 27 मजदूर एक हफ्ते के अंदर अंदर अगवा कर लिए गए हैं। अक्सरियत का ताल्लुक पंजाब और सिंध से है। 2 वापस किए गए जिनका रेजिडेंशियल एड्रेस उनके डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक आ रहा था बलूचिस्तान के अंदर का ही, तो उनको छोड़ दिया गया, बाकी अगवा कर लिए गए। बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी के वाक़यात उसी तवातुर के साथ होते हैं जिस तवातुर के साथ खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं। बाकी जगहों पर भी होते हैं लेकिन तादाद कम होती है। तो जब नून लीग वाले सवाल करेंगे
जब ये हाइब्रिड प्लस सिस्टम सवाल करेगा तो सवाल करेगा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से, बलूचिस्तान से सवाल नहीं करेंगे जहां पर रिट ऑफ द गवर्नमेंट, रिट ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश करने का काम हुकूमत कोई भी हो, हर हाल में पाकिस्तान के इदारों ने किया है और वहां पर चलती भी उन्हीं की है। तो वहां जो वाकयात हो रहे हैं उनके लिए भी सवाल किया जाए। सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी के वजीर आला हैं, नून लीग के भी साथी हैं, करीबी हैं, क्या वहां सवाल नहीं होगा? या वहां जान से जाने वालों की हुर्मत, उनकी शहादत वो माने नहीं रखती जो खैबर पख्तूनख्वा में माने रखती है? इस सवाल का जवाब हमारे सामने आना चाहिए। आखिरी चीज जाते जाते आपको बताऊं, अलीमा खान साहिबा, उनको ऑफर दी गई है कि आप खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट हो जाएं क्योंकि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। ये बात बार बार आ रही है। अलीमा खान साहिबा का ये कहना है कि गिरफ्तार करते हैं तो कर लें, फर्क नहीं पड़ता, मैं पंजाब में हूं, मैं यहीं रहूंगी और अपने भाई के लिए हम आवाज उठाते रहेंगे। अलीमा खान साहिबा ने यह भी कहा कि जब सुहेल आफरीदी को रोका जाएगा अडियाला आने से पंजाब की चीफ मिनिस्टर की जानिब से, वो कहती हैं ये आसिम मुनीर ने नहीं करवाया जो कल हुआ है, ये पंजाब की चीफ मिनिस्टर ने करवाया है, और जब पंजाब की चीफ मिनिस्टर की जानिब से करवाया जाएगा तो फिर सुहेल आफरीदी छांगला गली में जहां वो लोग अपने रेस्ट हाउस जाते हैं उनका दाखिला रोक सकते हैं। तो ये अब उन्होंने एक अदद ऑप्शन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सामने रखा है। मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा या उनके अब्बा हुजूर अगर छांगला गली घूमने आते हैं, आबो हवा की तब्दीली के लिए आते हैं, तो उनको आने दिया जाए और अपने लीगल राइट को एक्सरसाइज किया जाए। जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत हरकतें कर रही है वो हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।